नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने राजधानी शिमला स्थित अपने आशियाने में आने के लिए शिमला जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है और कोविड ई पास के लिए भी आवेदन किया है, जिससे प्रियंका वाड्रा 10 अगस्त से 31 अगस्त तक हिमाचल आना चाहती हैं, पर अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से प्रियंका गांधी को अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने राजधानी शिमला स्थित छरा बड़ा अपने आशियाने में आने के लिए शिमला जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है और कोविड ई पास के लिए भी आवेदन किया है, जिसमें प्रियंका गांधी 10 अगस्त से 31 अगस्त तक हिमाचल आना चाहती हैं, पर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से प्रियंका गांधी को अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली को कोविड के हैवी लोड वाले शहर में डाला गया है, जिसके चलते प्रियंका गांधी और उनके परिवार के साथ अन्य लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव होनी चाहिए। यदि प्रियंका गांधी या उनके साथ आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं होता है या उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होती है, तो उन्हें नियमानुसार इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा। कोरोना महामारी का यह समय हर किसी के लिए संकट से कम नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता से दूर विपक्ष इस समय भी बेवजह की राजनीति पर उतारू है। जरूरत इस बात की है कि वह लोग भी इस समय की परिस्थितियों को समझें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही गुजरे कुछ समय में हालात खराब हुए और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से सरकार ने हालातों पर काबू पाया है और आर्थिक के सुधार को लेकर कई कदम भी उठाए। कोरोना महामारी का समय हर किसी के लिए संकट से कम नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता से दूर विपक्ष इस समय बेवजह इस पर राजनीति करने के लिए उतारू है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये शब्द कहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही गुजरे कुछ समय के हालात खराब भी हुए और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से सरकार ने हालातों पर काबू पाया। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनाते हैं आपको। जो हमारे देश में कोरोना का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी 2 मामले उस वक्त कांगड़ा जिला से ही संबंधित आए थे, धर्मशाला से, और उसमें से एक आदमी की दुखद मृत्यु भी हुई थी। और उस परिस्थिति को समझते हुए, उस हालात को जानते हुए हमको बजट सत्र बीच में ही स्थगित करना पड़ा। फिर लॉकडाउन का दौर चला, लॉकडाउन फेज 1, 2, 3, 4 सारे, और उस कारण से हमारा कांगड़ा का प्रवास जो है वो जाना, ये यहाँ आना संभव नहीं हो पाया था। वो अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें हम अनलॉक फेज में चल रहे हैं, फेज 3 में चल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमने अनुभव किया कि ये कोरोना का दौर बहुत लंबा अभी तक चलने की संभावना लग रही है। ऐसी परिस्थिति में सावधानी और एहतियात बरतते हुए प्रयास करेंगे, लेकिन हमको अपने काम पर भी निकलना चाहिए। उस दृष्टि से हम शिमला से इन 4 महीनों में अगर बाहर निकले हैं तो सीधा कांगड़ा आए, धर्मशाला आए। ओवरऑल अगर मैं कहूं कि 2020-21 का जो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो लॉस है, जो हमारी इकोनॉमी को, यहाँ पर इकोनॉमी को अभिप्राय मेरा जो हमारे पास जो रेवेन्यूज वगैरह जो सारे आने थे, तो वो टोटल लॉस लगभग 1300 करोड़ रुपए का है, 1300 करोड़ रुपीज का। ऐसी परिस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभारी हूँ, विशेष तौर से, कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा आरडीजी, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो हमको लगभग 950 करोड़ रुपए मिलता है, वो उन्होंने उसी रूप में जारी रखा है। उसमें कतई भी कोई भी कटौती नहीं की गई है, और वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक यहाँ पर संबल दे रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की पेंशन। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां अभी तक भी हमने
ठीक है, हम क्राइसिस में से होकर के गुजर रहे हैं, कठिनाई के दौर में से गुजर रहे हैं, और ऐसा कठिनाई का दौर ना कांग्रेस के ज़माने में आया, ना किसी दूसरी सरकार के ज़माने में आया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद है, अभी तक हमने कहीं भी कर्मचारियों की सैलरी, वेजिस, पेंशन में कहीं भी कटौती नहीं। इतना बड़े संकट के बावजूद भी, और हमारा सेंट्रल टैक्स शेयर जो है, उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि वो हर महीने की 20 तारीख को हमको वो रिलीज़ कर लेते हैं, और उसमें भी लगभग 300 करोड़ रुपए जो है हमारा जो हिस्सा अभी तक जो है उसको कायम रखते हुए उसको हमको सहयोग दे रहे हैं। ये एक इकोनॉमी वाला एक पार्ट जिसको मैं कह सकूँ। लेकिन ओवरऑल मैं इसमें जरूर कहना चाहूँगा एक चीज़ को लेकर के, जो ओवरऑल जो हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी इस सारे कोविड-19 के इम्पैक्ट में आई है, जैसे किसी का चाय वाले की चाय की दुकान नहीं चली, ढाबे वाले का ढाबा नहीं चला, दुकानदार की दुकान नहीं चली, ऐसे में जो टोटल इम्पैक्ट आया है, जो नुकसान हुआ है, हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट वाले टैक्सी वाला टैक्सी नहीं चला पाया, बस वाला बस नहीं चला पाया, जो टोटल इकोनॉमी को जो डैमेज हुआ है, ये आपको तरह की बहुत मतलब हमारे लिए ऐसी परिस्थिति है, जो टोटल लॉस हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ रुपए का लॉस जो है स्टेट की इकोनॉमी को ओवरऑल हुआ है। मैं बिल्कुल इनका जो है वो सुझाव का स्वागत भी करता हूँ। ये लापरवाही बरतने का दौर नहीं है, इसमें सच्चाई है, सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। कुछ जगह जब मैं आया तो थोड़ा कुछ जगह ऐसी परिस्थिति हुई, लेकिन पिछले कल से हमने बहुत सख्ती सारे इसमें की है, और जो लोग मिलते हैं, दूर से मिलते हैं, मिल रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है, फूल माला ये वो सारी चीज़ें बंद हैं, और सावधानियों का दौर मुझे लगता है कि अभी सभी के लिए है, और बहुत ज़्यादा है, पहले की तुलना में और ज़्यादा, क्योंकि स्प्रेड इस सिचुएशन में और ज़्यादा बढ़ा है। तो उनके इस सुझाव का हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से करेंगे भी। इसलिए प्रवास बहुत लंबा नहीं है, बहुत कम जगह जा रहे हैं, जहां उद्घाटन हम ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ जगह जा करके वहां पर जा करके और दूर से बैठ करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनजातीय जिला किन्नौर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्हें किन्नौर आने के लिए समय नहीं है, लेकिन अन्य जिलों में उद्घाटन व शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। यह बात रिकांगपिओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने कही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिससे कि वह हेलीकॉप्टर के द्वारा भी किन्नौर नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास के लिए कई चक्कर मंडी के लगा दिए हैं। अभी इन दिनों कांगड़ा में उद्घाटन व शिलान्यास के दौर पर है, वह किन्नौर को दरकिनार कर दिया गया है। रिकांगपिओ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनजातीय जिला किन्नौर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्हें किन्नौर आने के लिए समय नहीं है, लेकिन अन्य जिलों में उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। मौके पर जाकर मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, सुनाते हैं आपको। सही कह रहे हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं है। जब पहली बार किन्नौर आए तब हेलीकॉप्टर में आए। अभी कौन सी ऐसी कोई परिस्थिति थी कि आप हेलीकॉप्टर में किन्नौर नहीं आ सकते थे उद्घाटन करने? आप जो है कई चक्कर आपने मंडी का लगा दिया, वहाँ पर बहुत सारे उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए तो आप मौके पे पहुँचे। अभी आप 4 दिवसीय आजकल आपका जो है कांगड़े का जो है टूर चला हुआ है, जगह जगह पे आप जाके मौके पे उद्घाटन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जो किन्नौर के साथ ये जो है
वाकई भेदभाव कर रहे हैं। किन्नौर को आने का समय नहीं है, किन्नौर को ये सोचते हैं कि ये जो है कोई खास इनके जो है राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या जनजातियों के लिए जो है ये बार बार जो है जिस तरह से यहाँ के विधायक को ये लताड़ते हैं, लगता है कि जनजातियों के प्रति इनकी सोच भी अच्छी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, जिसमें बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहे एम्स हॉस्पिटल के निर्माण कार्य कर रहे मजदूर लोगों के लिए अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एम्स में कार्य कर रहे मजदूरों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया था, लेकिन सख्ती भी बढ़ा दी गई थी। वहीं प्रशासन के दावों के बाद भी लोगों में कोरोना के प्रति जहां जागरूकता कम नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, जिसमें बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहे एम्स हॉस्पिटल के निर्माण कार्य कर रहे मजदूर लोगों के लिए अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एम्स में कार्य कर रहे मजदूरों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था और वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। लेकिन प्रशासन के दावों के बाद भी लोगों में कोरोना के प्रति जहां जागरूकता कम नजर आ रही है, वहीं क्वारंटीन किए गए मजदूर भी सरेआम बाजारों और सड़कों पर घूमते नजर आने से लोगों की परेशानी कोरोना संक्रमण को लेकर बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय निवासियों द्वारा सरकार व प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ाई जाए, ताकि जिले में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। मैं प्रधान ग्राम पंचायत कोठीपुरा, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे काफ़ी केसेज जो पॉजिटिव आए हुए हैं, तो हमने जो था इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवगत करा दिया था और यहाँ पर इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। लेकिन बावजूद कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में मजदूर जो है वो बाज़ार में घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है। हमारी ये प्रार्थना है, डी साहब से प्रार्थना है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर थोड़ी सी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ये कंपनी के जिसके कंपनी के मजदूर है, कंपनी को सख्त निर्देश दिए जाएँ कि इस प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए, और इस प्रकार की लापरवाही अगर बरती जाती है तो सीधे तौर पे जिस कंपनी के मजदूर है, जिसके ठेकेदार के, उनके ऊपर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह से पूरे क्षेत्र का एक माहौल ख़राब हो रहा है और बीमारी बढ़ने का खतरा है। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमने पिछले काल में जैसे केसेस आए परसों और कल सुबह, तो उसको जो है एक तो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया। पूरा जो एम्स का कंस्ट्रक्शन का एरिया है कोठीपुरा में, चाहे वो सड़क की निचली तरफ है, नेशनल हाईवे 205 बीच में पास करता है, चाहे वो सड़क के ऊपर वाला है, वो पूरा कंटेनमेंट जोन है। और वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो है एसेंशियल एक्टिविटी को छोड़ के वो नहीं की जाएगी, क्योंकि वो कंटेनमेंट एरिया है। लोगों का इनग्रेस इग्रेस वो भी बंद है, और जो नेशनल हाईवे से गाड़ियाँ क्रॉस करेंगी वो भी बिना रुके बिना ठहरे वहाँ से क्रॉस करेंगी। और जो है इसके जो कंटेनमेंट ऑर्डर्स है, इसकी हमने जो कॉपियाँ हैं वो डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है एम्स के उनको, और जो डीजीएम है एनबीसीसी के जो कॉरपोरेशन है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी जो वहाँ पे जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनके साइट इंचार्ज सबको हमने कॉपियाँ जो हैं वो भेजी हैं और हिदायत भी दी है। तो कंस्ट्रक्शन का टिल फर्दर ऑर्डर्स जब तक कंटेनमेंट है, क्योंकि ये जो कंटेनमेंट का हम करते हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रिकमेंडेशन होता है सर्वे के बाद, उसके बाद किया जाता है। और जो आसपास का जो क्षेत्र है वो बफर जोन के रूप में उसे हमने जो है यहाँ से जिला प्रशासन से उसको नोटिफाई किया है। और जैसे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लेबर की, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी 25 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल ने, उसके अनुसार 25 जुलाई के बाद जो भी लेबर बाहर से आएगी वो जो क्वारंटाइन की जाएगी और विद ड्यू परमिशन ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आएंगी, और वो साइट पे काम पे तब लगेंगे जब क्वारंटाइन पीरियड या नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आती है। तो वो हमने इन्फोर्स की हुई है ना। और उससे पहले भी जो आ रही थी, जो मुझे हमें प्रबंधन बता रहा था, जबकि पहले था कि भी सीधे साइट पे काम पे लग सकते हैं, तो वहाँ भी हमने उनको हिदायत दी थी। बल्कि पिछले सोमवार को 20 तारीख को एक मीटिंग भी की थी डिटेलर ने। उससे पहले शनिवार को भी साइट पे मैं भी गया था, एसडीएम साहब भी लगातार जाते रहे हैं, तो समय समय पे उनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं
अगर कोई भी कोताही करते हैं तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और जो ये पॉजिटिव आए हैं, 13 व्यक्ति आए थे, क्योंकि ये अभी पीछे मुझे बताया गया कि हफ्ते के दौरान में थोड़े थोड़े बैचेस में बाहर के स्टेट से, मुख्यतः बिहार से जो है लेबर बताया गया कि आई है। तो अब जैसे सैंपल्स हम ले रहे हैं तो उनको आइसोलेट किया गया है वहाँ पर। और अब जो ये हमारा कंटेनमेंट एरिया जब तक ये रहेगा तब तक रहेगा जब तक हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन होता है ना। पूरे एरिया का एक सर्वे और केस फाइंडिंग कैंपेन हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जब तक वो मुकम्मल नहीं होता है तब तक वो रहेगा। और सैंपल्स भी लेते रहेंगे हम डेली आधार पे जो जितने हैं। और जो हमारे पॉजिटिव आए हैं उनको कोविड केयर सेंटर जो है चांदपुर में, जो डेडिकेटेड हमारा कोविड केयर सेंटर है शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, वहाँ इन्हें कोविड महामारी के चलते सरकार ने कई योजनाओं के बजट बंद कर दिए हैं। यह बात रिकांगपिओ में विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी उन्हें प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए हर तरह से सरकार का सहयोग किया है, जिसके चलते विधायकों ने भी अपना वेतन इस महामारी से लड़ने के लिए लगाया है। और किन्नौर के देवी देवताओं ने भी इस महामारी से निपटने के लिए भारी सहयोग राशि दिया है। रिकांगपिओ में विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोविड महामारी के चलते सरकार ने कई योजनाओं के बजट को बंद कर दिया है। कोविड महामारी से लड़ने के लिए हर तरह से सरकार का सहयोग किया है, जिसके चलते विधायकों ने अपना वेतन महामारी से लड़ने के लिए लगाया है। और किन्नौर के देवी देवताओं ने भी इस महामारी से निपटने के लिए भारी सहयोग राशि दी है। लेकिन दुख की बात यह है कि कोविड महामारी में गरीब लोगों से उनके इलाज के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर इनके लोग जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और इन सेंटर्स में गरीबों के लिए ठीक ढंग से कोई व्यवस्था भी नहीं है। कोविड महामारी के लिए सरकार ने बड़े सारे स्कीम बंद कर दिए। बहुत सारे हमारे कर्मचारियों से भी उनका जो है वेतन काटा गया। विधायकों के भी जो है पूरे वेतन जो है मार्च महीने से हम फुल सैलरी कोविड फंड में दे रहे हैं। और विशेषकर जिला किन्नौर में तो हर दूसरे तीसरे गांव में लोगों ने देवताओं के खजाने से भी पैसा इस महामारी से निपटने के लिए दिया। परंतु आज अफसोस इस बात का है कि कोविड सेंटरों में गरीब लोग जो चाहे मजदूर है या दूसरे अन्य लोग हैं उनसे जो वसूली की जा रही है, जो कि गोद जो है एक हम इसका जो है विरोध भी करते हैं, निंदा भी करते हैं कि ये कैसी सरकार है कि सारे स्कीमें बंद करके कोविड के नाम पे पैसा इकट्ठा और फिर कोविड से जो लोग ग्रस्त हैं उनको जो है कोई नहीं दे रहे। क्या जो इनके मंत्री क्वारंटाइन हो रहे हैं, क्या इनके मंत्री जो आज इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है जिनको आज और सरकारी उसमें रखा जा रहा है, क्या उनसे पैसा लिया जा रहा है? मैं समझता हूँ उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। उनको तो VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पर गरीब आदमी को एक कोविड सेंटर में जिसमें ढंग से व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, टॉयलेट्स का ठीक से व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए ठीक से प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, उनसे पैसा लेना जो है बिल्कुल ही घोर अन्याय है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क पर आने से कतराते हैं, मौके पे जाने से कतराते हैं। अब ये बन गए हैं हाई फाई मुख्यमंत्री। और मैं ये कहूँगा कि ये तो जो है आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री है। इनके आगे CM VC लिखना पड़ेगा। CM तो है ही है प्रदेश के, पर VC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री ये बनाना पड़ेगा। क्योंकि सुबह से शाम तक VC करते रहते, ना खुद काम करते हैं, ना अधिकारी को काम करने देते, ना ही अपने पार्टी के लोगों को काम करने देते हैं। तो उसमें इनके दिमाग में एक ही चीज़ घूमता रहता है। इनको कहाँ पता है कि किन्नौर में कौन सा इसने उद्घाटन जो है स्कूल का किया, कौन सा इन्होंने जो है पेयजल का किया। पेयजल को ये बोल रहे हैं, ये जो सिंचाई की योजना को कहते हैं कि मैंने वाटर सप्लाई का उद्घाटन की बधाई दे रहे हैं हमारे लिए। तो इसी तरह से जो है, क्योंकि ये जो अक्टूबर के में बैठकर VC करने की जो इनकी आदत पिछले 4 महीनों में पड़ गई है, तो काम करने की आदत नहीं है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला के धरोहर गांव नग्गर के समीप शरण गांव को देश के उन 10 गांव में शामिल किया गया है जिन्हें हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। कुल्लू में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के लोगों को संबोधित किया और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले के धरोहर गांव नग्गर के समीप शरण गांव को देश के उन 10 गांव में शामिल किया गया है जिन्हें हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा, इससे न केवल हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये गांव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हथकरघा के क्षेत्र में बहुत प्राचीन हमारी बहुत सारी चीजें हमारी संस्कृति का भी को प्रतीक है और हिमाचल की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता रूप से उसको मजबूत करती हैं। उस दृष्टि से जहाँ तक शरण गांव की अगर मैं बात करूँ, बहुत प्राचीन गांव है ये और वो रोजगार का भी एक बहुत बड़ा वहाँ पर माध्यम है और उसके साथ साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश के हथकरघा के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो कुल्लू का शॉल है, चाहे कुल्लू का मफलर है, चाहे। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता राज्य में तीसरे विकल्प की तलाश में है। प्रदेश की जनता भाजपा व कांग्रेस से तंग आ चुकी है। राजन सुशांत आज नाहन में मीडिया से रूबरू हुए पत्रकारों से बात करते हुए राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। नाहन में पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता राज्य में तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। राजन सुशांत नाहन में मीडिया से पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। प्रदेश सरकार बुरी तरह असफल है। पिछले 2.5 साल के अरसे में हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। 10 लाख बेरोजगार नौजवान रोजगार के इंतजार में हैं। 2 लाख हिमाचल के लोग जो अन्य राज्यों से आए हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। 12 लाख तो ये है। लगभग अगर इसको रोकते ना तो 2 लाख और आने वाले थे। जो आंकड़े आए हैं तो 14 लाख बेरोजगार आज हिमाचल प्रदेश में। आज बेरोजगारी की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, नौजवानों की समस्या हो, विद्यार्थियों की समस्या हो, दुकानदारों और व्यापारियों की समस्या हो, विस्थापितों की समस्या हो, ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिनको सुलझाने में सरकार बुरी तरह असफल हो गई है। उपमंडल नूरपुर की पंचायत बरंडा में कृषि सेवा सहकारी सभा के तहत आते सस्ते राशन के डिपो में संचालक द्वारा कम राशन देने का मामला सामने आया है। राशन कम करने को लेकर स्थानीय उपभोक्ताओं ने विभाग से डिपो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त डिपो संचालक काफी समय से डिपो में मिलने वाले राशन में कैंची मारकर उसे डकार रहा है, जिससे लोगों को हर महीने कम राशन मिलता है। खबर नूरपुर से है, जहां पंचायत बरंडा में कृषि सेवा सहकारी सभा के तहत आने वाले सस्ते राशन के डिपो में संचालक द्वारा कम राशन देने का मामला सामने आया है। राशन कम करने को लेकर स्थानीय उपभोक्ताओं ने विभाग से डिपो के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिपो संचालक काफी समय से राशन में कटौती कर रहा है, जिससे लोगों को कम राशन मिल पा रहा है। प्रेसिडेंट है सोसाइटी के कौन सी सोसाइटी के? कोऑपरेटिव सोसाइटी बरंडा के। आप एक मामला आया है कि जो कि आपका सेलमैन, इस डिपो का सेलमैन जो है, लोगों को आधा किलो जो फ्री में आया है 2 महीने का, वो आधा किलो दाल दे रहा है। तो क्या आपकी जानकारी में है ये? नहीं है जी, हमारी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। पूछता नहीं किसी को, समझता नहीं किसी को। दूसरी बात ये कि क्या ऐसे मामले पहले भी आए थे?
काफ़ी मामले आए हैं पहले जी। सर जी ने उन्होंने कई बार 4-5 बार माफ़ी मांगी है, मुझे निकाल देना, आगे के लिए मैं गलत करूँगा हैं, तो फिर कुछ नहीं करता, माफ़ी मांग लेते हैं। माफी मांग लेते। हाँ, अभी सुनने में आ कि हाल फिलहाल में इसको सस्पेंड किया गया था। हाँ किया, हमने किया था, अच्छा। लेकिन फिर 100-150 आदमी आगे गांव बंट गई। इनको एक बार छोड़ दो, हमारे कहने में आगे के लिए हम नहीं आए, कहेंगे आपको तो छोड़ने के लिए। तो अब कोई कार्रवाई करेंगे अभी इस पर? हाँ जी, क्या कार्रवाई की जाएगी? देख लो इनको, मेरे ख्याल में तो छोड़ना नहीं चाहिए। जिला सिरमौर ने कोरोना संक्रमण को कम्युनिटी स्प्रेड में बदलने से रोकने का सुझाव देते हुए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आपको विदित है और आपका बयान भी जारी हुआ है कि आपके कैबिनेट सहयोगी चौधरी सुखराम जी हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला सिरमौर की जनता में बहुत डर और भय का माहौल है। पांवटा साहिब में प्रधान अनिंदर सिंह नोटी ने चिंता जाहिर की है। दरअसल उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम को एक ईमेल जारी किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिशा निर्देश भी फिलहाल इस मामले को लेकर जारी किया है। इस ईमेल के जरिए ये लिखा गया है कि मुख्यमंत्री महोदय, आपका बयान जारी हुआ। आपके कैबिनेट सहयोगी चौधरी सुखराम जी को हाल ही में जो कि कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला सिरमौर की जनता में डर और भय का माहौल है। उन्होंने इस ईमेल के जरिए आगे लिखा है कि अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग भी कराई जाए और सामान्य जानकारी जो जनता डोमेन में है, जहां संक्रमण का खतरा है, उसका विवरण भी उन्होंने इस ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक पत्र मेल के माध्यम से भेजा है और हमने उनसे गुजारिश की है कि पांवटा साहब में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दखलंदाजी करें। जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पांवटा साहब में माननीय कैबिनेट मंत्री जी के जलसे जुलूस के दौरान हजारों लोगों के उनके संपर्क में आने से और उनके पॉजिटिव, उनके पारिवारिक और बाकी सहयोगियों सदस्यों के पॉजिटिव आने से एक डर का माहौल पांवटा साहब में हुआ है। मुख्यमंत्री जी स्वयं पांवटा साहब पहुंचे, हजारों की तादाद में यहाँ किटें भेजी जाएं, किसी चीज़ की कमी ना हो, टेस्टिंग के लिए प्रोत्साहन दें। मुख्यमंत्री जी सख्त आदेश निर्देश इस बारे में दें, क्योंकि 4 महीने की पांवटा साहब की हमारी जो मेहनत थी इस संक्रमण से लड़ने के लिए और बचने के लिए, हमने अपने बहुत से बच्चों की पढ़ाइयों को, कारोबारों को ताक पे रख के भी लड़ाई लड़ी, उस पे कहीं ना कहीं पानी फिरता हमको नजर आया है। इसलिए हमने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है। देश के साथ साथ प्रदेश के लोग कोरोना संकट से जहां परेशान हैं, अब बढ़ रहे सब्जी के दामों ने भी लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि बरसात के मौसम में हर बार सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के बीच सब्जी के दामों ने लोगों की चिंताएं और अधिक बढ़ा दी है। सब्जी और फल मंडी यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि इस मौसम में हर बार सब्जियों के दाम बढ़ाए जाते हैं। देश के साथ अब प्रदेश के लोग भी कोरोना संकट से परेशान हैं। सब्जियों के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। हालांकि बरसात के मौसम में हर बार सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के बीच सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। फल मंडी यूनियन के अध्यक्ष के मुताबिक बरसात के मौसम में हर बार सब्जियों के दाम बढ़ते हैं। 15 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आलू 35 रुपए प्रति किलो भाव के साथ मिल रहा है और ऐसे में लोगों का बजट भी काफी बिगड़ चुका है। देखिए, जहाँ तक सब्जियों का सवाल है, 2-3 सब्जियाँ ऐसी हैं जिनके दाम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ये बरसात में हर साल ही होते हैं। जैसे मटर है, आपकी टमाटर है, और मेनली है खास करके आलू जो कि हर सब्जी में पड़ता है और हर आदमी को चाहिए होता है। उसका दाम आज की डेट में जो है वो 35 रुपये किलो वो बिक रहा है, 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा है। मटर 120 रुपये किलो बिक रही है, गोभी 60 रुपये किलो बिक रही है और टमाटर जो है वो 30 से 40 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। बाकी भिंडी, बैंगन, घिया वगैरह जो है ये आम नॉर्मल 20 से 30 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3-4 सब्जियाँ ऐसी हैं जिनके रेट जो है वो काफ़ी हाई हैं और आम आदमी की पहुँच से बाहर हो रहे हैं। कल आज के डेट में यहाँ नीचे नहीं होती, गोभी नीचे नहीं है, अभी हाइट के सौदे हैं और इनकी डिमांड नीचे बहुत ज़्यादा है, तो नीचे ज़्यादा डिमांड होने की वजह से कम रही है, डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसके रेट जो है वो हाई चल रहे हैं। कोरोना काल के चलते मंडी जिला के सभी पुलिस स्टेशन व एसपी ऑफिस में ऑनलाइन काम शुरू कर दिया गया है। इसमें सभी कार्य जो है वो ऑनलाइन किए जाते हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर जिला
पुलिस थाना और एसपी ऑफिस में कागजी कार्य को कम से कम कर दिया गया है। इसके अंतर्गत एसपी ऑफिस की विभिन्न विभागों से पत्राचार ई ऑफिस के माध्यम से काम किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मंडी जिले के सभी पुलिस स्टेशन और एसपी ई ऑफिस मंडी में ऑफिस कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें सभी कार्य अब ऑनलाइन ही किए जाते हैं। एसएसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर जिले के पुलिस थानों और एसपी ऑफिस में कागजी कार्य को कम से कम कर दिया गया है और इसके अंतर्गत एसपी ऑफिस के विभिन्न विभागों से पत्राचार ई ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। कोरोना के काल में हमने जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं और हमारा जो एसपी ऑफिस है, यहाँ पे जो पेपर मूवमेंट है इसको मिनिमम किया है और उसके लिए हमने अपने यहाँ पे ऑफिस में ई ऑफिस भी शुरू किया है। जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे ऑफिस की, सारी ही करस्पॉन्डेंस जो है ई ऑफिस के माध्यम से मुझे आती है और ई ऑफिस के माध्यम से हमें अपलोड करते हैं। इसी तरह से हमारे थाने और चौकियाँ हैं, उनसे भी हमारा कोई पेपर नहीं आता है, सारी ही जो कॉरेस्पॉन्डेंस है और ईमेल के थ्रू हो रही है। और जो हमारा स्टाफ है उसकी छुट्टियों के लिए भी EHRM के माध्यम से की जा रही है, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन ही हम उनको भेज देते हैं। मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने अब जिला से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री पर भूमि खरीद के आरोप लगाया है। मनकोटिया ने कहा कि भू संपत्तियां खरीद रहे मंत्री प्रॉपर्टी डीलर क्यों नहीं बन जाते। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला में विभिन्न स्थानों पर 4000 कनाल से अधिक भूमि की खरीद की गई है, जिसकी CBI से जांच करवाई जाए। मनकोटिया ने इन खरीदी गई भू माफियाओं की जांच के लिए PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पूर्व सांसद शांता कुमार, प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और CM जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है। खबर धर्मशाला से, जहां पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने अब जिले से संबंधित एक कैबिनेट मंत्री पर भूमि खरीद के आरोप लगाए हैं। मनकोटिया ने पूछा कि भू संपत्तियां खरीद रहे मंत्री प्रॉपर्टी डीलर क्यों नहीं बन जाते। साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि जिले में विभिन्न स्थानों पर 4000 कैनाल से अधिक भूमि खरीदी गई है, जिसकी CBI से जांच करवाई जाए। इन खरीदी गई भू संपत्तियों की जांच के लिए PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पूर्व सांसद शांता कुमार, प्रदेश के राज्यपाल CM जयराम ठाकुर को चिट्ठी लिखने की बात करते हुए भी नजर आए। एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है, जिसके बारे मेरी ये दरखास्त श्री जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके आगे ये दरखास्त है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप जो मैंने यहाँ अन्य जो बिंदु दिए हैं उनके ऊपर आप पूरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कराइएगा और हिमाचल की जनता को बताइएगा कि क्या इसमें जो तथ्य मैंने दिए हैं वो सच हैं या नहीं हैं। ये उनका फ़र्ज़ बनता है और अच्छा है कि आजकल यहीं कांगड़ा में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। पहला तो कि लैंड परचेस इन मोहाल पट्टी तहसील फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बाय जिन लोगों के नाम हैं उसमें, और वो कागज़ मेरे पास मैं दिखाता हूँ आपको। मोहाल पट्टी की बात मैं कर रहा हूँ, वो ये कागज़ है। फतेहपुर कानून मंडल पड़ता है और तहसील भी फतेहपुर पड़ता है। इसमें चंद एक नामों के जो सौदे हुए हैं, वहाँ ज़मीन के सौदे हुए हैं, उसके बारे मैंने यहाँ लिखा है कि आप हमें बताइए मुख्यमंत्री जी कौन लोग हैं जिन्होंने लगभग 1100 कनाल वहाँ भूमि खरीदी है। इसकी चर्चा ये मेरे ख्याल सोशल मीडिया में शायद हुई भी है, लेकिन मैं इनके साथ आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके सामने रख रहा हूँ कि इसके नाम है पवन कुमार, पुरुषार्थ, सबोध चौधरी, दीपक, साना मेघराज, श्रीमती सुमन, रेणु शर्मा इत्यादि इत्यादि। ये इन्होंने 111 कनाल रकबे की ज़मीन यहाँ इन्होंने ख़रीदी है। और ये भी आपको हैरानगी होगी सुनकर कि ये जो भाग है जो इन लोगों ने ख़रीदे हैं, ये भाग है और भी बड़ी ज़मीन का। टोटल यहाँ सौदा जो हुआ है इस ज़मीन का, इस मोहाल पट्टी में, फतेहपुर तहसील में, वो हुआ है लगभग 4000 कनाल का। 153
यहाँ इन्होंने जो रकबा दिया है वो 153 हेक्टेयर्स का दिया है, 153। तो 26 कनाल का एक हेक्टेयर बनता है, उसके हिसाब से 4000 से ऊपर ही ये रकबा 2018 में इसकी खरीद और फरोख्त हुई है, जिसमें ये लोग प्रमुख लोग शामिल हैं। 1100 कनाल इन्होंने लगभग खरीदा है। बाकी किन किन ने खरीदा है वो भी फहरिस्त जो है मुख्यमंत्री मंगवाएं, देखें किन किन खरीदा है। इज देयर अ होटल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट undergoing at Upper Bhagsu in Ward number 1 of the Municipal Corporation? पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार संदीप धीवान ने हिमाचल प्रदेश चौपाल के सब डिवीजन पीडब्ल्यूडी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से क्षेत्र के 500 में से 3 ठेकेदारों को काम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सैकड़ों ठेकेदार हैं, लेकिन बावजूद 3 ठेकेदारों को ही ठेका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आरटीआई के तहत कई बार जवाब मांगा था, लेकिन उन्हें इसका कोई ठीक जवाब नहीं मिल पाया। शिमला में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार संदीप दीवान ने हिमाचल प्रदेश चौपाल के पीडब्ल्यूडी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में 500 में से 3 ठेकेदारों को काम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में सैकड़ों ठेकेदार हैं, लेकिन बावजूद 3 ठेकेदारों को ही ठेका दिया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने आरटीआई के तहत कई बार जवाब भी मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिला है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने इस समस्या को उठाने की बात कही है और वो उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। मेरा नाम संदीप दीवान है। मैं पीडब्ल्यू डिवीज़न में ठेकेदार हूँ, C क्लास। और मैं जो पीडब्ल्यू डिवीज़न में जो घोटाले इन्होंने कर रखे हैं, और जो B क्लास के वहाँ पे जो 3-4 आदमी हैं, इन्होंने वहाँ पे कोई 25 से 30 करोड़ के घोटाले कर रखे हैं। जो टेंडर 4-4 करोड़ के 11-11, 12-12 करोड़ में ले गए। जो करेक्शन है वो टायरिंग के जो बिल होते हैं वो 11-12 लाख रुपए किलोमीटर एक होता है, और उसकी जो करेक्शन दी जाती है उसमें 75 लाख रुपए इन्होंने करेक्शन दे रखी है। एक रोड पे 5-5 किलोमीटर में क्या टायरिंग का बिल बनता है 55 लाख, करेक्शन होती है 81 लाख रुपए की, 75 लाख रुपए की। और मैं इसमें जो इंक्वायरी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कहना चाहता हूँ कि मुझे 5 या 10 मिनट का टाइम दिया जाए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और मैं जो कुछ बातें जो मीडिया के सामने मैं नहीं रखना चाहता, और जो मैं आपको कुछ चुपके से बोलना चाहता हूँ। और इन्होंने जो वहाँ पर पीडब्ल्यू डिवीज़न में 20 या 25 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं होती, और उनके जो बीबी बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, और एक आदमी को वहाँ पर 50-60 टेंडर दिए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि भी 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा काम नहीं दिया जाए। जब तक 2007 के जो 8 के PMJS के जो टेंडर है 2020 आ गई है, इसमें कोई भी अभी तक कोई ना रोड कंप्लीट है, ना इसमें कोई इंक्वायरी हो रही है। जो ये रेता जो रोड़ी है, इसका जो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है स्टोन से पौंटा से दे रही है, और वहीं पे मिट्टी करते हैं और वहीं पे डालते हैं। इसमें स्टाफ पूरा मिला हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जो डिपार्टमेंट में जो वहाँ पे जो नौकरी करते हैं, उनके बीवी बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उनको वहाँ पे काम दिए गए हैं, और जिसके कि मेरे पास प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे। सर आप ये बताइए क्या आप पूछ रहा है, क्या कोई लिखित? मैंने आरटीआई लगाई थी, इन्होंने मेरे को आरटीआई नहीं दी, ना मेरे को एक्शन ने आरटीआई दी, ना मेरे को SC ने मेरे को आरटीआई दी। मैं चीफ कमिश्नर के थ्रू, मैं भी उस चीफ कमिश्नर भी मेरे को आधी आरटीआई दिला सके। मेरे को जो भी मैं वहाँ पे बगैर फॉरेस्ट क्लियरेंस का टेंडर लगे, और मेरे को आरटीआई में नहीं देते। ये मेरे को उल्टी सीधी रिपोर्टें देते हैं। शिकायत मैं करता रहा, लिखित शिकायत मैंने नहीं करी सर। मानना चाहता हूँ कि जो इसमें इंक्वायरी है, जो सबसे पहले जो STO JE है, इनकी पावर आज ही खत्म की जाए। जब तक इसमें इंक्वायरी नहीं होती, इनकी जो पावर है STO JE की पावर खत्म की जाए, और जो पुराने एक्शन इसमें जो अभी रिटायर हुए 1 महीने पहले, उसकी कार्रवाई की जाए और उसकी पेंशन रोकी जाए। उस आदमी ने एक आदमी को 70 टेंडर दिए हुए, और वो इनके साथ मिला था 3-4 आदमी के साथ, उसने मिल के वहाँ पे काम किया हुआ। इसकी सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी पैसे की इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी पेंशन रुकनी चाहिए, और इसमें जो इंक्वायरी होनी है इसमें एक SIT की टीम बैठनी चाहिए, अलग अलग विभाग से इसमें आदमी आने चाहिए। जब इसमें इंक्वायरी होगी तो इसमें मेरे को जरूर बुलाया जाए। आप प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ आपके पास पहुंचाऊं। कुछ और लगा ली है तो भी मेरे को कुछ। हिमाचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।